क्या हो अगर एक टैक्सी ड्राइवर एक केस सुलझा दे और बड़े-बड़े अफ़सर देखते रह जाएँ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसमें एक मामूली टैक्सी ड्राइवर और एक उसका दोस्त मिलकर कैसे एक केस को सुलझा देते हैं और बड़े-बड़े अफ़सर देखते रह जाते हैं। करीब 20 महीने पहले एक महिला और एक पुरुष दोनों ही लापता थे। उनके घर वालों ने उन दोनों की गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। पुलिस इस मामले को शुरुआत में तो इतनी गंभीरता से नहीं लेती, लेकिन एक तेज-तर्रार इंस्पेक्टर जब चार्ज सँभालता है, तो उनसे इस मामले को बहुत ही गंभीरता से ले लिया। अपने थाने में कहा अपने थाने के हर एक सदस्य से कहा कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर यह महिला और यह पुरुष मुझे हर हाल में चाहिए। जब इस तरह की बात थी, तो आखिरकार चाहे सिपाही हो, हेड कांस्टेबल हो, दरोगा हो, इंस्पेक्टर हो, सभी अपने-अपने तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन इंस्पेक्टर को एक दिन इतना गुस्सा आ जाता है कि हेड कांस्टेबल रंगप्पा को कुछ ज़्यादा ही खरी-खोटी सुना दी जाती है। जब रंगप्पा को ज़्यादा सुनाई जाती है, तो रंगप्पा इतना परेशान हो जाता है कि थाने से निकलकर सीधा पहुँच जाता है चाय की दुकान पर। वहाँ जाकर बड़ा उदास था, परेशान था, बैठा हुआ था और इसी बीच में रंगप्पा का एक दोस्त जो कि टैक्सी का ड्राइवर होता है, वो आ जाता है। अब आने के बाद अपने दोस्त हेड कांस्टेबल से हँसी-मज़ाक करने लगता है। हँसी-मज़ाक करते-करते कहता है कि देखो पुलिस वालों को कितनी मौज-मस्ती है। आराम से बैठे हो, मौज कर रहे हो और हम हैं कि कितनी-कितनी दूर जाना पड़ता है, कितनी मेहनत से पैसे कमाने पड़ते हैं। जब हेड कांस्टेबल ने यह बात सुनी, तो उसने कहा कि हमारी भी परेशानी बहुत ज़्यादा है और तुमसे तो कहीं ज़्यादा है। तुम्हें पता ही नहीं है, आज इंस्पेक्टर ने मुझे बहुत ज़्यादा खरी-खोटी सुनाई है। खैर ड्राइवर बोला, "क्या बात है? क्या बात हुई?" उसने कहा, "बात क्या है कि एक महिला और एक पुरुष है, पिछले काफ़ी समय से लापता है। उनको ढूँढने में तमाम प्रयास जो किए थे, वो प्रयास असफल हो गए हैं। आखिरकार करे तो करे क्या?" कैब ड्राइवर को थोड़ी उत्सुकता जागती है और वो हेड कांस्टेबल अपने दोस्त से कहता है कि मैं भी तो देखूं कौन है जो गायब है, किसको तुम ढूंढ रहे हो। अब हेड कांस्टेबल ने उससे कहा तुम क्या करोगे, लेकिन उस कैब ड्राइवर ने थोड़ी उत्सुकता ज्यादा दिखाई। वो पुलिस वाला उसका दोस्त होता है, तो दोस्त होने की वजह से उसने उसको महिला का भी और पुरुष का भी दोनों के फ़ोटो दिखा दिए गए और जैसे ही फ़ोटो दिखाते हैं, वो ड्राइवर हँसने लगता है। अब हेड कांस्टेबल कह रहा है कि तुम क्यों हँस रहे हो? उसने कहा कि हँसने वाली बात है। दरअसल जिसको तुम तलाश कर रहे हो, इन दोनों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, पहचानता हूँ। अब हेड कांस्टेबल ने यह बात सुनी कि तुम कैसे जानते हो, पहचानते हो? उसने कहा कि मैं पिछले कुछ दिनों की बात है, मैं केरल के कोच्चि में गया था। वहाँ जाने के बाद इन दोनों ने ही यह गाड़ी मेरी जो थी उसको किराए पे लिया था और उन दोनों को मेरी आदत इतनी अच्छी लगती थी कि वो दोनों मुझसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपना नंबर मुझे देते हैं और मेरा नंबर वो खुद रख लेते हैं। जब इस तरह की बात थी तो अब हेड कांस्टेबल था, उसके सामने एक उम्मीद की किरण थी और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे लग रहा था कि जिसके लिए पिछले 20 महीने से हम परेशान थे, उसकी समस्या का हल तो उसके दोस्त के पास है। वो दौड़ता हुआ इंस्पेक्टर के पास जाता है और जाकर कहता है कि साहब, मैं एक नंबर लेकर आया हूँ, यह आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है। दरअसल पुलिस उस नंबर की खोजबीन में जुट जाती है, उस महिला और उस पुरुष की तरह। पुलिस इसलिए कर रही थी क्योंकि वो कत्ल करके भागे थे और उनको ढूँढने के लिए पुलिस ने तमाम प्रयास किए थे। लेकिन एक सिपाही की वजह से यह केस खुल जाता है। केस जब खुलता है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, ताज्जुब हो रहा था। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है वो पूरा मामला। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अभिषेक वर्मा
आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। मार्च 2025 की बात है, कर्नाटक प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है दावणगिरी और दावणगिरी जिले का एक थाना है चन्नागिरी। अब चन्नागिरी में इंस्पेक्टर रवस के चार्ज संभालने के बाद अपनी पूरी टीम को, जो भी सिपाही हो, दरोगा हो, इंस्पेक्टर हो, जो भी इनसे नीचे थे, अधीनस्थ थे, सबको बुलाया जाता है। बुलाने के बाद एक मीटिंग ली जाती है। मीटिंग लेने के बाद कहते हैं, बड़ा ऑफिसर अपने छोटे अधिकारियों के साथ पेश आता है। ठीक वैसे ही इंस्पेक्टर ने अब सब लोगों से यही कहा। साथ ही कहा कि जितने भी पेंडिंग केस हैं वो सब लेके आओ, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ कि आखिरकार कितने ऐसे पेंडिंग केस हैं जिन पर आप लोग काम ही नहीं कर पा रहे हैं, कोई खुलासा ही नहीं हुआ है। इंस्पेक्टर ने जब यह बात कही तो ज़ाहिर-सी बात है, रिकॉर्ड सामने आ जाते हैं। रिकॉर्ड जब सामने आते हैं तो एक केस इनमें से ऐसा था जो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था और इंस्पेक्टर को लगता है कि किसी पे काम हो ना हो, लेकिन इस पर ज़रूर होना चाहिए। दरअसल केस कुछ ऐसा था कि एक सुपारी, जो कि खाने वाली सुपारी होती है, उसका बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस करने वाले का नाम होता है निगप्पा। निगप्पा 40 साल की उसकी उम्र होती है और उसकी पत्नी होती है जिसका नाम लक्ष्मी होता है। उम्र जिसकी 38 साल के आसपास होती है। वो 18 जनवरी 2024 को थाने में आती है, रोते हुए, बिलखते हुए और कहती है कि साहब, मेरा पति आज सुबह से ही लापता है। मैंने उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिल यह उसने तारीख पे पहुँची थी 22 जनवरी 2025 को। पुलिस वालों ने कहा कि ये तुम्हारा पति 18 को लापता हुआ है। 18, 19, 20 और यह तुम 22 को आई हो, 21 ये सब गुज़र गए हैं। इतना देर कैसे? इतना देर क्यों? उसने कहा कि मैंने अपनी तरफ से तमाम प्रयास किए, तमाम कोशिशें की, लेकिन मेरा पति जब नहीं मिला तब मैं आपके पास आई हूँ मदद माँगने के लिए। इससे पहले वो कई दिन 1 दिन के लिए चले जाते थे, गायब हो जाते थे, लेकिन फ़िलहाल जब 18 जनवरी 2024 से वह गए हैं, तब से वो लौट कर नहीं आए हैं। पुलिस ने उसके संबंध में जानकारी जुटाई कि उसकी उम्र कितनी है, कहाँ का रहने वाला है, नाम, पता सारी उसकी जानकारी लेने के बाद रिकॉर्ड में जो है रख लिया और रिकॉर्ड रखने के बाद पुलिस ने जिस तरह से लापरवाही पुलिस अक्सर गुमशुदगी के मामले में करती है, ठीक वैसे ही लापरवाही इस मामले में होती है। अब पुलिस थी कि आगे कोई जाँच-पड़ताल होती नहीं है। यह महिला इतना परेशान होती है कि अपने मायके चली जाती है। कोनाली तालुका एक थाना है, उसी का गाँव है। यह यह अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद यह महिला भी 30 जनवरी 2024 को अचानक से लापता हो जाती है। माँ और बाप अपनी बेटी यानी कि लक्ष्मी को तमाम जगह तलाश करते हैं। जब वो नहीं मिलती है, तो माँ-बाप सीधा तालुका में जाते हैं और जाकर कहते हैं कि हमारी बेटी अचानक से लापता हो गई है और हमारे दामाद 18 जनवरी को लापता हुए थे। दामाद लापता हुए हैं 18 जनवरी 2024 को और जो बेटी लापता हुई है वो 30 जनवरी 2024 को लापता हुई थी, जो कि दूसरे थाने में थी। अब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। चन्नागिरी थाना था, वहाँ एक एफआईआर दर्ज थी और इधर ये तालुका में एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। लेकिन दोनों ही थाने में पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही थी। इसलिए ये मामला धीरे-धीरे करके पेंडिंग की ओर जाता चला जाता है और करीब-करीब ये 15 महीने के आसपास बीत जाते हैं। यह बात है मार्च 2024 की। मार्च 2024 से जब इंस्पेक्टर आता है, तो उसने अपने हिसाब से अपना काम करना शुरू कर दिया था। अब उसने अपने थाने के हर एक सदस्य को लगा दिया कि कुछ भी हो, किसी भी तरीके से इन्हें ढूँढ के लेके आना है। लेकिन यह अब अपने उसमें लग जाते हैं ढूँढने में, लेकिन पुलिस को सफलता मिलती है तो एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम था संतोष। संतोष को पुलिस पकड़ती है, पकड़ने के बाद उससे पूछती है कि
क्या तुम्हें पता है यह दोनों कहाँ हैं? निगप्पा और दूसरा जो उसकी पत्नी लक्ष्मी। अब वो कहता है कि साहब मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस ने उसको इसलिए पकड़ा था कि जो सुपारी का जो खाने वाली सुपारी होती है, उसके कारोबार में यह संतोष मदद करता था और एक दीपेश नायक होता है, वह भी मदद करता था। अब पुलिस को जब ये नहीं मिलते हैं, तो पुलिस इनकी तलाश में जुट जाती है, तमाम कोशिशें कर कर रही थी। धीरे-धीरे करके आगे वक़्त बीत रहा था और वक़्त बीतते-बीतते ये दिसंबर 2025 का महीना आ जाता है। इस बीच में जो इंस्पेक्टर होता है, वो अपने ही एक हेड कांस्टेबल को कुछ ज़्यादा ही खरी-खोटी सुना देता है और जैसे ही ज़्यादा ही खरी-खोटी सुनाई जाती है, तब जाकर यह पता चलता है कि वो थोड़ा परेशान था, चाय की दुकान पे बैठ जाता है। चाय की दुकान में बैठने के बाद वहाँ पर उसका एक दोस्त मिलता है और दोस्त ने कहा कि जिसको तुम तलाश कर रहे हो, वो दरअसल उसको मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ। कांस्टेबल ने पूछा कि तुम कैसे जानते हो, पहचानते हो? उसने कहा यहाँ से लगभग 600 किलोमीटर की दूर केरल में एक कोच्चि है, कोई गया था किसी काम से, वहाँ पर ऐसे अचानक से ये मिल जाते हैं। जब ये मिल जाते हैं, तो हम लोग बातचीत कर रहे थे। उनको मेरी बातचीत करने का तरीका, उनको उसके काम करने का तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो पूछते हैं कि तुम कहाँ रहते हो? आपस में एक-दूसरे का नंबर का आदान-प्रदान कर लिया था और बीच-बीच में कभी भी उसकी बातचीत हो जाती है। जैसे यह बात पता चलती है, यह बात वह हेड कांस्टेबल अपने इंस्पेक्टर को बताता है और इंस्पेक्टर इतना खुश हो जाता है कि भाई अब हमें यहाँ से सफलता मिली है। आखिरकार उस नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है, लोकेशन निकलवाई जाती है, तो वो केरल के कोच्चि में ही थे और जिस जगह थे, पुलिस ने उस जगह को चारों तरफ से घेराबंदी की और घेराबंदी करने के बाद उस घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। तो उस घर से लक्ष्मी नाम की वो महिला निकल के आ जाती है, जो कि इस स्थान से लगभग 600 किलोमीटर दूर होता है। जैसे दरवाज़ा खटखटाया जाता है, लक्ष्मी निकल के बाहर आती है। लक्ष्मी को देखा जाता है, लक्ष्मी को देखकर सब के सब हैरान थे। वो ज़िंदा है, ठीक-ठाक है। अब जब वो ज़िंदा है, अंदर से आवाज़ आती है कि कौन है? क्या बात है? तो पुलिस वाले जब उसे देखते हैं, तो पुलिस वाले उसे देखकर और भी ज़्यादा हैरानी में आ जाते हैं। वो था तिपेश नायर। उन दोनों को जब पुलिस पकड़ के लाती है, हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ करती है, तब यह कहानी सामने आती है। साल 2017 में लक्ष्मी और निगप्पा की शादी होती है। शादी के कुछ दिन के बाद वक़्त बीत रहा था। घर में किसी बात की कोई दिक्कत परेशानी नहीं। एक बिज़नेस था जो ठीक-ठाक चल रहा था। 2 दोस्त होते हैं, एक का नाम तिपेश और दूसरे का नाम संतोष होता है। वह भी बीच-बीच में इनकी मदद करते थे, लेकिन वक़्त के साथ-साथ जब इनको कोई बच्चा नहीं होता है और इसके लिए वह अपना हर जगह पर इलाज कराते थे। पति भी इलाज करा रहा है, पत्नी भी इलाज करा रही है, लेकिन डॉक्टर एक दिन जवाब देते हैं और कहते हैं कि जो पति है, वह बच्चा पैदा करने में असमर्थ है। मतलब पत्नी को बच्चा हो सकता है, लेकिन पति नहीं कर सकता। और जब यह वाली बात यहाँ पत्नी सुनती है, तो पत्नी को इस बात पर बड़ा धक्का लगता है, परेशानी हो जाती है। लेकिन एक दिन उसने अपने पति को यह खुशखबरी सुनाई कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। यह बात सुनने के बाद पति को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उसने कहा कि जब रिपोर्ट मेरी बिल्कुल पूरी तरह से नेगेटिव है, तो बच्चा कैसे हो सकता है? तुम इस तरह कैसे बात कर सकते हो? तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब, आपने जो रिपोर्ट दी थी, क्या उसमें कुछ झोल हो सकता है? कुछ गलत हो सकता है? बिल्कुल सही दी है, कुछ न कुछ बात है। अब उसने अपनी पत्नी की जासूसी करना शुरू कर देता है। जैसे ही पत्नी की जासूसी करता है, तो पता चलता है कि उसी का जो पार्टनर है, जो कभी-कभी आता है, तिपेश नाइक, उसका उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध हो जाते हैं। वो दोनों की दोस्ती, प्यार में सब हो जाता है। तरह से इतना हो चुका था कि पति से तो बच्चा नहीं हो सकता,
क्यों ना दोस्त का सहारा लिया जाए। तो इसलिए दोस्त का सहारा वह लेती है और उससे वह प्रेग्नेंट हो जाती है और इस प्रेग्नेंट की खुशी अपने पति को बताती है। पति को जब इस बात पर बड़ा गुस्सा आता है और वह पूरी तस्दीक कर लेता है, जाँच-पड़ताल कर लेता है, तो अपनी पत्नी को सीधा डॉक्टर के पास लेके जाता है और डॉक्टर के पास ले जाने के बाद अपनी पत्नी का अबॉर्शन करा देता है। कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर यह बच्चा नहीं चाहिए। उस बच्चे को गिरा दिया जाता है और पत्नी यानी कि लक्ष्मी को यह बात बहुत ज़्यादा खराब लगती है। परेशान करने लगती है। पत्नी ने जिद पकड़ ली थी, वो किसी भी कीमत पर माँ बनेगी, लेकिन वो पति से तो माँ नहीं हो सकती, इसलिए उसने दीपेश नायक से कहा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, जिससे हमारी ज़िंदगी के नए रास्ते खुल सके और मेरी माँ बनने की जो ख्वाहिश है, वो पूरी हो सके। इसके लिए उन्होंने एक तारीख डिसाइड कर ली और तारीख थी 18 जनवरी 2024 की तारीख थी। चिन्नागिरी थाना उसका एक गाँव नल्लूर गाँव में जाते हैं, वहाँ पर एक पार्टी आयोजित की जाती है और पार्टी में ज़्यादा लोग नहीं थे, बस यही पति-पत्नी और साथ ही के इनके जो संतोष दोस्त होता है, दीपेश नायक है, ये होते हैं। यहाँ आराम से बैठकर खूब जमकर जितनी शराब पी सकते थे, उतनी शराब पीते हैं। यानी कि जो प्लानिंग के साथ हमें खुद में कम शराब पीनी है, लेकिन जो निगप्पा है, उसको शराब ज़्यादा पिलानी है। जब शराब उसने ज़्यादा पी ली, वो बेहोशी की हालत में था, ऐसी स्थिति में था कि न चलने-फिरने में वह असमर्थ था। बस बुरक के पास भद्रा नहर होती है और भद्रा नहर में उसको ज़िंदा ही नहर में फेंक देते हैं और नहर में फेंकने के बाद वहाँ से आराम से चले आते हैं। 18 तारीख को फेंक के चले जाते हैं, 19, 20, 21 ये दिन ऐसे ही गुज़र रहे थे और जब 22 तारीख आती है, तो पत्नी है, वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि चिन्नागिरी में पहुँचती है। वहाँ जाने के बाद कहती है कि साहब, मेरा पति 18 जनवरी को लापता हो गया था, लेकिन उसका अभी तक कहीं पता ही नहीं चल रहा है। पुलिस वाले एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं कर रहे थे। बढ़िया कोशिश नहीं कर रहे थे। अगर बढ़िया कोशिश करती, तो शायद उसके बारे में कुछ न कुछ पता ज़रूर चल जाता। जब पुलिस कोशिश नहीं करती है, आखिरकार वो महिला अपने मायके चली जाती है और वो इंतज़ार कर रही थी कि उसके पति की लाश मिले या पति वापस ज़िंदा आ जाए, आना चाहिए। लेकिन 30 जनवरी 2024 तब जब उसका पति वापस नहीं आता है, तो उसको भी पूरा यकीन हो चला था कि अब उसका पति आएगा ही नहीं। एक काम करते हैं, भाग जाते हैं। तब वह अपने प्रेमी जो कि पति का दोस्त होता है, उसके साथ वह भाग जाती है। यह सोचकर कि शायद कभी वह पकड़े नहीं जाएँगे, आराम से वह बहुत दूर यानी कि 600 किलोमीटर की दूर कोच्चि पहुँच जाते हैं, केरल में। वहाँ जाकर रह रहे थे इत्मीनान से। लेकिन एक कैब ड्राइवर से ऐसी दोस्ती होती है कि पूरा जो इनका भांडा था, वो फूट जाता है, पकड़े जाते हैं और जहाँ पर उन्हें लाश फेंकी थी पुलिस, वहाँ पर तलाश करने की तमाम कोशिशें करती है, लेकिन नहीं मिलती। फिलहाल पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा। फिलहाल तो तीनों के तीनों सलाखों के पीछे पहुँच गए हैं, लेकिन लाश नहीं मिली है। कारण क्या है, क्या नहीं है, वो तो मिल चुका है, लेकिन जब लाश नहीं मिलेगी, तो ज़ाहिर-सी बात है, उन पर वो केस कितना टिक पाएगा, अदालत में कितना नहीं टिक पाएगा, यह सोचने वाली बात है। लेकिन एक सिपाही और एक कैब चालक की समझदारी की वजह से, सूझबूझ की वजह से एक ऐसा केस खुल जाता है, जिसके खुलने की कभी कोई उम्मीद ही नहीं थी। दोस्तों का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको यह बताना है कि इंस्पेक्टर अगर हो तो
ऐसे होने चाहिए एहन रवीज़ के जैसे जिन्होंने एक चार्ज सँभालते ही भले ही चाहे वक़्त लगा लेकिन उन्होंने उस हत्याकांड का खुलासा करके बहुत ज़्यादा वाहवाही लूटी। तो ये रही आज की कहानी, आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। आवश्यकता है आपकी सपोर्ट की, तो एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।